नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो भी लोन के डिफॉल्टर्स या फिर जो भी लोन के बोरोवर्स या फिर सब्सक्राइबर्स है, उनका हमेशा से एक कॉमन प्रश्न यह रहता है कि सर जी, हमें ये बताइए कि लोन डिफॉल्ट के केस में यदि लोन का डिफॉल्ट का जो सिलसिला है, जो भी ईएमआई से यदि मैं लगातार कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट करता रहूं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर जो बैंक और एनबीएफसी है, वो मेरे खिलाफ में, मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में केस कब करती है और कोर्ट से नोटिस कब आती है। और यदि कोर्ट से नोटिस आ जाए तो ऐसे में मुझे मेरी लीगल सेफ्टी के लिए कौन से कदम और कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, इस बात को लेकर हमें एक अपनी गाइडेंस, एक लीगल गाइडेंस दीजिए। सो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक, इसी विषय के ऊपर हम डिटेल्ड में, विस्तार में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जो बैंक और एनबीएफसी है, वो एक लोन के डिफॉल्टर के खिलाफ में कोर्ट में केस कब करती है, कोर्ट से नोटिस कब आती है और क्या आपको कदम उठाने चाहिए आपकी अपनी लीगल सेफ्टी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो जब आपकी ईएमआईज डिफॉल्ट होती हैं या फिर डिफॉल्ट होने वाली हैं, तो प्राइमरली बेसिस पर प्रथम सबसे पहले आपको अपनी लीगल सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, पहले इसे समझिए। आप इंतजार मत करिए कि जो बैंक और एनबीएफसी है वो कोर्ट में केस करेगी, कोर्ट से नोटिस आएगी तो मैं अपनी लीगल सेफ्टी के लिए तब कदम उठाऊंगा। आप उस समय का इंतजार मत करिए दोस्तों। जैसे ही आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई, तभी तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंटली आपको अपनी लीगल सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए और आपको कदम उठाना चाहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है या फिर डिफॉल्ट होने वाली रहेगी, तो ऐसे में दोस्तों आपको आपकी लोन कंपनियों को, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड्स हो या फिर कोई भी आपका सिक्योर लोन हो दोस्तों, ऐसे में आपको लोन कंपनियों को लीगल प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर आपको भेजना चाहिए दोस्तों। इस प्रायर नोटिस के अंदर आपकी क्या दिक्कत, समस्याएं चल रही हैं आपके साथ में, आप ईएमआई को क्यों मिस कर रहे हो, आप ईएमआई को क्यों डिफॉल्ट कर रहे हो, इसके पीछे का जेन्युइन रीजन क्या है, कारण क्या है दोस्तों, आपको आपकी उस प्रायर नोटिस के अंदर मेंशन करना चाहिए। इस डिफॉल्ट के पीछे आपकी जेन्युइन रीजन हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, काम धंधा छूट गया हो, जॉब लॉस, बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान, या फिर आपके घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज आ गई हो दोस्तों। ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं। इन रीजन की वजह से आप लोन की ईएमआई को आप मिस कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो आप इस चीज को बताइए बैंक और एनबीएफसी को, आपकी लोन कंपनियों को, आपकी कार्ड्स की कंपनियों को आप बताइए दोस्तों, लीगल प्रायर नोटिस के माध्यम से। आप इस प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर को सारी लोन कंपनियों को भेजिए, बाय मेल और बाय स्पीड पोस्ट दोस्तों। आप उनको क्लैरिफाई करिए कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आप एक विलफुल डिफॉल्टर नहीं है दोस्तों। तो बाकायदा नियम कानून से, कानूनी भाषा में, लीगल लैंग्वेज में और विथ करेक्ट रीजन दोस्तों, जेन्युइन रीजन के साथ में आप बाकायदा इस लेटर को बनाकर आप लोन कंपनियों को भेज दीजिए। यहीं से आपकी लीगल सेफ्टी आपकी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। दूसरी चीज, यदि आपका ईएमआई आगे भी डिफॉल्ट होता रहा, आपकी ईएमआई आगे भी मिस होती रही दोस्तों, तो आगे चलकर आपका लोन अकाउंट एनपीए में घोषित होगा, कैटेगराइज होगा दोस्तों, और बैंक और एनबीएफसी के लीगल टीम के द्वारा, उनके लीगल पैनल के द्वारा, उनके अधिवक्ता, एडवोकेट के माध्यम से आपको दोस्तों लीगल नोटिस भेजी जाएगी, कानूनी नोटिस आपको भेजी जाएगी। ये नोटिस दोस्तों आपको लोन अकाउंट एनपीए होने से पहले भी भेजी जा सकती है और लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद भी भेजी जा सकती है। एनपीए होने से पहले यदि आएगी नोटिस, तो समझ लीजिए कि आपको एक वो रिमाइंडर की नोटिस भेज रहे हैं दोस्तों, आपको लोन रिकॉल की नोटिस भेज रहे हैं दोस्तों, आपको लीगल डिमांड की नोटिस भेज रहे हैं, और लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद फिर वो आपके खिलाफ में एकदम कड़ाई से एक्शन लेते हैं दोस्तों। सेक्शन 25 की लीगल नोटिस आपको भेजते हैं। यदि आपकी कोई ईसीएस लगी होगी, ऑटो डेबिट मैंडेट, आपने उसकी परमिशन दे रखी होगी, तो ऐसे केस में यदि आपकी ईसीएस डिफॉल्ट होती है, तो इस केस में आपको सेक्शन 25 की आपको लीगल नोटिस बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट के माध्यम से भेजा जाता है। यदि लोन लेते समय यदि आपने बैंक या फिर एनबीएफसी को दोस्तों आपने सिक्योरिटी के तौर पर यदि आपने कोई चेक जारी या फिर इशू किया होगा, और ऐसे में यदि आपका वो जो चेक है यदि वो बाउंस या फिर डिसऑनर्ड हो जाता है, तो आपको सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग का भी आपको लीगल नोटिस आ सकता है। तो यदि किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल नोटिस आए, यदि वो जेन्युइन है, और उस लीगल नोटिस को एक बार आप आपके एडवोकेट, आपके अधिवक्ता के माध्यम से उसको एक बार आप वेरीफाई करवाइए, उसकी जांच करवाइए दोस्तों। यदि वो जेन्युइन है तो उसका रिप्लाई, जवाब जरूर तुरंत इमीडिएटली आपको
फाइल कर देना चाहिए आपके एडवोकेट, आपके अधिवक्ता के माध्यम से। एडवोकेट साहब अपनी लेटर हेड पर बाकायदा एकदम नियम कानून से, कानूनी भाषा में, एक अच्छे खासे डिफेंस के साथ में, एक अच्छा खासा बढ़िया एक रिप्लाई बनाकर दोस्तों जिस एडवोकेट ने आपको भेजा है उनको जवाब रिप्लाई आपके एडवोकेट साहब आपके बिहाफ पर उनको दे देंगे। उनको रिप्लाई जवाब स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी देंगे और उनको मेल के माध्यम से भी दे देंगे दोस्तों। इससे आपकी बहुत बड़ी लीगल सेफ्टी बनेगी। सो लीगल प्रायर नोटिस भेजिए। कोई लीगल नोटिस आती है, चाहे वो सेक्शन 138 की हो, सेक्शन 25 की हो, आर्बिट्रेशन की नोटिस हो, या फिर दोस्तों बीएनएस की धारा 318 या फिर 316 की नोटिस हो। कभी कभी तो दोस्तों बैंक और एनबीएफसी लोन के बोरोवर्स को एक विलफुल डिफॉल्टर घोषित करती है और उनको ये कहती है कि आप एक चीटर, आप एक फ्रॉडर है, आप इंटेंशनली जानबूझकर आप लोन की ईएमआईज को आप मिस कर रहे हैं, आप डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो आपको सेक्शन 318 और 316 की चीटिंग एंड फ्रॉड दोस्तों, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात, इस प्रकार की भी आपको लीगल नोटिस भेजती है। तो इस प्रकार की लीगल नोटिस का आपको तुरंत इमीडिएटली इंस्टेंटली आपको जवाब रिप्लाई आपको देना चाहिए दोस्तों। इससे आपकी लीगल सेफ्टी बनेगी, इस बात को नोट करिए। कुछ लोग हैं जो लीगल नोटिस को इग्नोर करते हैं, प्रायर नोटिस नहीं भेजते दोस्तों, और इन्हीं सब कारणों की वजह से दोस्तों आगे चलकर जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आप इंतजार मत करिए कि कोर्ट में केस मुकदमा होगा, कोर्ट से नोटिस आएगी तो फिर हम अपनी लीगल सेफ्टी के बारे में सोचेंगे। आपको लोन डिफॉल्ट के पहले दिन से ही आपको आपकी लीगल सेफ्टी के बारे में आपको विचार करना चाहिए दोस्तों। कोई भी नोटिस आए उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। कोर्ट में केस कब जाता है? सेक्शन 25 और सेक्शन 138 के मामले में कोर्ट में केस मुकदमा दर्ज होता है, कंप्लेंट फाइल होती है दोस्तों बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट। ईसीएस डिफॉल्ट सेक्शन 25 दोस्तों, यदि लीगल नोटिस आएगी तो इग्नोर बिल्कुल मत करना दोस्तों। यदि एक या दो ईएमआई मिस हुई है, उसकी सेक्शन 25 की लीगल नोटिस आई है, यदि पॉसिबल हो सकता है तो उस एक दो ईएमआई की जो है आप उसका भुगतान रीपेमेंट कर दीजिए आप, और बैंक को सूचित कर दीजिए, उनकी लीगल टीम को इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर जी ये 2 ईएमआई मिस हुई, इसका मैंने भुगतान कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे कोई भी कार्रवाई ना की जाए। यदि ईएमआई ज़्यादा डिफॉल्ट हो गई है, सेक्शन 25 की नोटिस आई है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है उतनी ईएमआई का भुगतान कर पाना, तो ऐसे में उस लीगल नोटिस का जवाब रिप्लाई दीजिए कानूनी भाषा में। आपकी परेशानियों, आपकी दिक्कतों को बताइए, आप कब तक उसका भुगतान कर सकते हैं। यदि कोई उस नोटिस के अंदर कोई गलत आरोप लगाए गए हैं तो दोस्तों उसमें आपका जो जवाब, जो रिप्लाई, जो आपका डिफेंस है, उसको कानूनी भाषा में आपके अधिवक्ता, आपके एडवोकेट के माध्यम से रखवाइए दोस्तों। उनको रिप्लाई जवाब दीजिए। शांत रहने से क्या होता है, उनको ये समझ में आता है कि भैया आप विलफुल डिफॉल्टर हो, पैसे देने के मूड में बिल्कुल नहीं हो दोस्तों। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर वो आपके खिलाफ में सेक्शन 25 में मुकदमा, केस, कंप्लेंट फाइल करते हैं दोस्तों। पहले तो वो 1 2 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुआ, मिस हुआ तो वो इग्नोर करते हैं। वो सिर्फ आपको रिमाइंडर कॉल्स, रिकवरी एजेंट्स के द्वारा बार बार कॉल्स करवाना, होम विजिट करना, कॉल्स पे परेशान करना, ठीक है, जो भी रिकवरी की जो उनकी प्रैक्टिस होती है उसको वो फॉलो करते हैं। जब उनको पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर वो चाहते हैं केस और कंप्लेंट, केस मुकदमा वो कंप्लेंट के लिए। और जितने भी लोग लीगल प्रायर नोटिस बराबर बाकायदा भेजते हैं, हर एक लीगल नोटिस का बाकायदा बराबर रिप्लाई जवाब फाइल करते हैं दोस्तों, 70 से 75%, 80% दोस्तों ऐसे लोन के बोरोवर्स, डिफॉल्टर्स लोगों को बैंक और एनबीएफसी की तरफ से दोस्तों सेटलमेंट का ऑफर प्रस्ताव जरूर भेजा जाता है। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी को यह समझ में आता है कि भाई ये लोन का बोरोवर्स डिफॉल्ट के पहले दिन से ही अपनी स्थिति परिस्थिति से हमको अवगत करा रहा है, ये एक जेन्युइन पर्सन है, ये लीगल प्रायर नोटिस भी भेज रहा है, ये हर एक लीगल नोटिस का जवाब रिप्लाई फाइल कर रहा है, ये हर एक मेल का रिप्लाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक जेन्युइन पर्सन जरूर होगा। तो ऐसे में इस व्यक्ति के खिलाफ में यदि हम कोर्ट केस करते भी हैं तो यह व्यक्ति आगे भी पैसा नहीं दे पाएगा और आगे भी हमसे इसी प्रकार से ये जवाब सवाल जो भी है ये करता रहेगा और हमसे ये जो बोलते हैं ना केस मुकदमा ये हमसे लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा भी समय बर्बाद होगा, हमारे भी पैसे जाएंगे। तो ऐसे में वो ये समझते हैं कि भाई केस करने से अच्छा है कि इस व्यक्ति को सेटलमेंट समझौते का एक प्रस्ताव दिया जाए, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, ब्याज, कुछ पैसे, कुछ थोड़ी बहुत मुद्दल अमाउंट कम करके जो पैसे निकल जाते हैं वो निकाल लेते हैं। लेकिन एक ऐसा लोन का बोरोवर, एक ऐसा लोन का डिफॉल्टर जिसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई रिवर्ट, कोई फीडबैक, कोई रिप्लाई जवाब, ना तो कोई प्रायर नोटिस, कुछ नहीं भेजा जाता है, तो उनको ये समझ में आता है कि भैया ये लोन का जो बोरोवर है ये एकदम प्योरली ये विलफुल डिफॉल्टर है, ये जानबूझ के पैसे देना नहीं चाहता है, ये कोई जवाब रिप्लाई फाइल नहीं कर रहा है। तो ये तुरंत क्या करते हैं, ये तुरंत सेक्शन 25, सेक्शन 138 में दोस्तों आपके खिलाफ में, लोन डिफॉल्टर, लोन बोरोवर के खिलाफ में ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। दोस्तों
जिस कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होती है वहां पे इनके एडवोकेट्स, इनके पैनल्स, इनके अधिवक्ता वहां पे अवेलेबल होते हैं दोस्तों। इन्हें बस करना क्या होता है, इन्हें बस वही जो केस की जो फाइल्स, जो पेपर्स, जो लोन के जो पेपर्स होते हैं वो इनको अपने अधिवक्ता, अपने एडवोकेट्स को देना होता है बस। इनके एडवोकेट्स जहाँ पे जिस कोर्ट में वहाँ रहते हैं दोस्तों, उनको वहाँ पे मंथली सैलरी मिलती है। तो छोटे अमाउंट का डिफॉल्ट हो, बड़े अमाउंट का डिफॉल्ट हो, छोटा अमाउंट ड्यू हो, बड़ा अमाउंट ड्यू हो, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये छोटे मोटे बड़े अमाउंट, छोटे अमाउंट सबके लिए ये दोस्तों कंप्लेंट केस मुकदमा फाइल कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एडवोकेट्स को सैलरी पे रखा गया है। तो कितने भी नंबर ऑफ केसेस दीजिए वो कंप्लेंट फाइल करते जाएंगे। तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि छोटा अमाउंट है तो कंप्लेंट फाइल नहीं होगी। तो यदि बैंक और एनबीएफसी यदि जीत पे आ जाती है कि भाई कंप्लेंट फाइल करना ये बहुत परेशान कर रहा है, ये पैसा बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, ना तो ये रिप्लाई जवाब दे रहा है, अपने आप को पूरी तरीके से हाइड कर लिया है, गायब हो गया है, तो फिर दोस्तों बैंक और एनबीएफसी एडवोकेट के माध्यम से कंप्लेंट फाइल करवा देते हैं सेक्शन 25 में। यदि आपने चेक दिया होगा तो सेक्शन 138 में दोस्तों। तो मैं आपको एक ही चीज बार बार कहता हूं दोस्तों, नोटिस को इग्नोर मत करिए। यदि वो फर्जी है तो इग्नोर कर दीजिए, यदि वो जेन्युइन है तो रिप्लाई जरूर फाइल करवाइए दोस्तों आपके एडवोकेट के माध्यम से, उनके लेटर हेड पर, उनके सिग्नेचर और स्टैंप के साथ में। अब हम ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो जाती है सेक्शन 25 में या फिर 138 में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों। यदि कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो ऐसे में आपको कोर्ट की तरफ से, कोर्ट आपको प्री कॉग्निजेंस की आपको नोटिस भेजता है। अभी कोर्ट ने आपके खिलाफ में संज्ञान नहीं लिया है, अभी कोर्ट ने केस मुकदमा दर्ज नहीं किया है, आपको वो प्री इंटीमेट कर रही है, आपको प्री इन्फॉर्म कर रही है कि आपके खिलाफ में हमारे पास एक कंप्लेंट आई है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जो कंप्लेंट किया गया है वो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, झूठा मूठा है, आपने ईएमआईज का पेमेंट कर दिया फिर भी ये कंप्लेंट फाइल की गई है, तो प्री कॉग्निजेंस नोटिस जो आई है उस नोटिस के ऊपर डेट, समय, टाइम, कौन सा कोर्ट है, कोर्ट नंबर क्या है, मजिस्ट्रेट साहब कौन से हैं, वो सब उसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। तो आप जाकर उस डेट पर आप अपना जवाब आप फाइल कर दीजिए कि भाई मैंने ईएमआईज का पेमेंट करवा दिया बट फिर भी इस कंप्लेंट को यहाँ पर फाइल कर दिया गया है, या फिर कोई भी फॉल्स एलिगेशंस है, आप अपना जवाब आप वहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों उस डेट पर। उससे क्या होगा, यदि आपका डिफेंस, आपका रिप्लाई, आपका जवाब यदि मजबूत होगा तो उस कंप्लेंट को वहीं पर उसी डेट पर डिसमिस और खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों। यदि वो कंप्लेंट जेन्युइन होगा, सही होगा, तो फिर उस पर आगे चलकर क्या होगा, मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस और संज्ञान लेंगे, फिर क्या होगा, केस चालू होगा। उसके बाद आपको समन्स भेजा जाएगा, उसके बाद आपको फिर वेलेबल वारंट भेजा जाएगा, फिर नॉन वेलेबल वारंट भेजा जाएगा दोस्तों। तो यदि आपको कोर्ट से कोई नोटिस आती है तो उस नोटिस को प्लीज आप इग्नोर ना करिए। लीगल नोटिस को इग्नोर किया कोई बात नहीं, ठीक है, इग्नोर किया तो मैटर कोर्ट तक तो पहुंचा, लेकिन यदि आप कोर्ट की नोटिस को भी इग्नोर करेंगे तो मामला अरेस्ट तक, मामला जेल तक भी पहुंच सकता है। इस बात को नोट करिए। जैसे ही प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आती है तुरंत इमीडिएटली आपको इस नोटिस को आपको तुरंत दोस्तों आपको सीरियसली लेना है। किसी एडवोकेट से आपको कांटेक्ट करना है, उनको बताना है कि ये नोटिस आई है। ई कोर्ट सर्विसेज ऐप पर ऑनलाइन आपको चेक करना है कि केस का क्या स्टेटस है। प्री कॉग्निजेंस की नोटिस के केस में क्या होता है, आपको ई कोर्ट सर्विसेज ऐप पर आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, नेक्स्ट डेट या फिर आपका जो मैटर है वो किसी कोर्ट को अलॉट नहीं किया गया है, इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। बट यदि आपका नाम वगैरह दिखाई दे रहा है, केस नंबर दिखाई दे रहा है, दैट मींस की कंप्लेंट फाइल हुई है, तो तुरंत इमीडिएटली आप जिस कोर्ट में ये कंप्लेंट फाइल हुई है उसी कोर्ट की किसी एक लोकल एडवोकेट्स को आप हायर कर लीजिए, आप उनको रख लीजिए। वो आपके केस मुकदमे को देखेंगे, आपके मैटर्स को देखेंगे, जो भी तारीख पड़ेगी वो तारीख को देखेंगे उसको। यदि आप किसी एडवोकेट को भी खड़ा नहीं करते, आप खुद वहां पे जाके आप पर्सनली अपीयर नहीं होते हैं, आप डेट्स तारीख को नहीं देखते, ट्रायल में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या होगा, आज प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आई है, फिर धीरे धीरे 1 महीने के बाद आपको समन्स आएगा, फिर आपको फिर अवेलेबल वारंट आएगा, फिर अरेस्ट वारंट आएगा, फिर पुलिस घर पे आ जाएगी पकड़ने के लिए। तो यदि ये सब सारी चीज़ों से यदि आपको बचना है तो आप किसी लोकल एडवोकेट्स को, उसी कोर्ट के एडवोकेट्स को आप हायर करिए, उनको वहाँ पे खड़ा करिए दोस्तों, आपका वकालतनामा वगैरह फाइल करवाइए, ठीक है, और आप उस ट्रायल को चलाइए। और ट्रायल और केस के दौरान दोस्तों बैंक और एनबीएफसी आपको ऑफर दे सकती है, सेटलमेंट का प्रस्ताव ऑफर दे सकती है दोस्तों। यदि आपको लग रहा है कि भाई अच्छा खासा ऑफर है, कुछ अमाउंट कम किए जा रहे हैं, कम करके ये ऑफर दिया जा रहा है, तो इस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों। तो मेरा आपको यही कहना है कि कोर्ट की तरफ से यदि कोई भी नोटिस आती है तो प्लीज़ कोर्ट की नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यदि आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे, कोर्ट की नोटिस की अवहेलना करेंगे, उसको आप इग्नोर करेंगे दोस्तों, तो दिक्कत समस्याएं काफ़ी बढ़ सकती हैं। एक तो आप रहते हैं मुंबई में, कोर्ट केस जो होता है वो कलकत्ता में होता है, यूपी में रहते हैं केस मुंबई में होता है, कलकत्ता में रहते हैं केस दिल्ली में होता है, तो ऐसा अलग अलग स्टेट में केस होता है, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। ऊपर से आप इसको इग्नोर करेंगे तो और बड़ी समस्या बढ़ सकती है दोस्तों।
इसीलिए कोर्ट की नोटिसेस को बिल्कुल भी लाइटली में, हल्के में ना ले। आप अपने किसी एडवोकेट को आप वहाँ पे स्टैंड करिए और उस केस मुकदमे को देखिए दोस्तों। आप किसी एडवोकेट को खड़ा करेंगे तो ट्रायल चलेगा, ठीक है, डेट्स पड़ेंगी, तो जल्दी आपके खिलाफ में कोई भी दोस्तों वारंट या फिर अरेस्ट वारंट कुछ नहीं निकलेगा और वो इसी तरीके से वो मैटर चलता रहेगा। बीच में कभी तो एक बार आपको जाके आपको आपकी जमानत, आपको आपकी बेल लेनी होगी। बाकी हर एक तारीख पर आपके एडवोकेट साहब आपके केस मुकदमे को देखते रहेंगे। इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि बीच में पैसे का अरेंजमेंट जुगाड़ हो जाता है तो आप पैसे देकर दोस्तों आप अपने इस डेप्ट को, आपके इस कर्ज को आप खत्म कर सकते हैं। और जैसे आप पैसे देंगे, पैसे देने के बाद बैंक और एनबीएफसी से एनओसी ले लीजिए दोस्तों। एनओसी लेने के बाद आप क्या करिए, आप बैंक और एनबीएफसी को कहिए, उनके एडवोकेट्स, उनके लीगल टीम से आप कांटेक्ट करिए, उनको कहिए कि भैया पेमेंट हो गया है या एनओसी है। तो वो क्या करेंगे, केस के विड्रॉल की एप्लीकेशन वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो लगाएंगे। और वो एप्लीकेशन लगने के बाद क्या होता है, फिर मजिस्ट्रेट साहब फिर क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे केस के डिस्पोज्ड ऑफ का, कि भैया यहाँ पे दोनों पार्टी के बीच में क्या हुआ, सेटलमेंट हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, पेमेंट आ चुका है, तो केस को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप केस के दौरान भी आप पेमेंट देकर, पैसे देकर आप केस को खत्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया अरेस्ट वारंट ना निकल जाए, वेलेबल वारंट ना निकल जाए, नॉन वेलेबल वारंट ना निकल जाए। तो वो चीज़ से यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको एक एडवोकेट, आपको एक अधिवक्ता आपके बिहाफ पर आपको वहां पे खड़ा करना ही पड़ेगा। पैसे देना नहीं देना, लेट फास्ट देना, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल अपनी लीगल सेफ्टी के बारे में सोचिए और एडवोकेट्स को वहां पे आप कोर्ट में स्टैंड करिए दोस्तों। स्टैंड करेंगे तो थोड़ी तारीख लंबी 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 पड़ेगी, तो उस दौरान बीच में आपको दोस्तों समय मिल जाएगा। आप पैसे का जुगाड़, अरेंजमेंट यहाँ वहां से करके आप बैंक और एनबीएफसी को पेमेंट करवा कर आप अपना केस मुकदमा वहीं पर आप खत्म करवा सकते हैं दोस्तों। इस बात को समझ लीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कोई कोर्ट से नोटिस आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, यदि आपको कोई एडवोकेट्स यदि आपको चाहिए, चाहे कलकत्ता में चाहिए, अहमदाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, दोस्तों आप उससे संपर्क कर सकते हैं, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम के एडवोकेट्स हर एक स्टेट में, हर एक कोर्ट्स में अवेलेबल हैं। हम आपको एडवोकेट्स भी आपको उपलब्ध करवा के दे देंगे दोस्तों। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल गाइडेंस, कोई भी आपको मदद चाहिए तो आप डायरेक्टली सीधे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक लीगल हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।